हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। मैं हूं मधु और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ लूसेंट रिवीजन सीरीज में। इस सीरीज में अभी हम देख रहे हैं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में जो कंपनी के गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में। शुरुआत हमने की रॉबर्ट क्लाइव से और अभी हम पहुंच चुके हैं लास्ट लेक्चर में हमने देखा विलियम बेंटिक, जिसको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। भारत को पहला गवर्नर जनरल क्यों बनाया जाता है ये हमने डिस्कस किया। मैंने आपको मेन उसका रीजन बताया कि जैसे जैसे एरिया ज्यादा बढ़ रहा था, कंपनी का कंट्रोल ज्यादा बढ़ रहा था, सरकार को, जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसे लगा कि वो कंपनी का काम जो है वो क्या है, व्यापार करना। एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे क्योंकि अब एक बहुत बड़े देश में सीधे सीधे कब्जा हो गया है, तो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने कंट्रोल में लेने लग जाती है गवर्नमेंट। 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें आपके बंगाल का जो गवर्नर जनरल रहता है उसी को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो अगर हम बात करें कि आपके भारत का पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बनता है, तो ये आपका है विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक। और याद रखिएगा ये विलियम बेंटिक जी जो है ये अपने सोशल रिफॉर्म्स के लिए काफी ज्यादा फेमस रहते हैं। इन्हीं के टाइम पे सती प्रथा 1829 में बैन होती है, ठगी प्रथा बंद होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनके टाइम पे नरबली के लिए भी इन्होंने काफी ज्यादा प्रयास किया है। और विलियम बेंटिक जी ने क्या किया, कभी भी डायरेक्ट किसी स्टेट के साथ इंटरफेयर नहीं किया है ना। लेकिन कुछ केसेस में जैसे मैसूर हो गया, कुर्ग हो गया, इनको अपने में एनेक्स कर लिया, मिला लिया। ठीक है, विलियम बेंटिक के भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर क्वेश्चन पूछता है तो विलियम बेंटिक, बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल पूछता है तो विलियम बेंटिक हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन आता है बंगाल का पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो ये आपको पता ही है कौन था, आपके वॉरेन हेस्टिंग जी, है ना। सब उससे क्या करते थे, हेट करते थे, तो वॉरेन हेस्टिंग हो गया। विलियम बेंटिक हमने देखा। उसके बाद हमने देखा मेटकॉफ, कॉफी पीते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर पे जो कंट्रोल था, लाइसेंस व्यवस्था थी, वो हमने हटा दी, तो उन्हें भारत के प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा ऑकलैंड, है ना। ऑकवर्ड हो जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, अफगान युद्ध हो रहा होता है। अफगान युद्ध जो है क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी आपको समझना पड़ेगा, है ना। अफगान वॉर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भारत का यहाँ पे मैंने मैप रखा है ये समझाने के लिए कि आपको उस टाइम की सिचुएशन पता चले। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये पूरा इलाका है, यहाँ पे कौन है, आपके अंग्रेज या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, रूल कर रही है। यहाँ पे ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है ये कहलाता है सिंध। ठीक है, यहाँ पे सिंध वाला इलाका, यहाँ पे आमिर जो थे वो शासन किया करते थे। ये पंजाब वाला इलाका जो आपको है, यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे आपके थे सिख। अभी सिख जो है यहाँ पे राज कर रहे हैं। आप देखेंगे डलहौजी के टाइम पे जब पूरा का पूरा पंजाब जो है अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया जाता है। अभी फिलहाल यहाँ पे सिख जो है वो शासन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिंध और सिख वाला इलाका था, इसके बाद यहाँ पे जो है आपका वो कौन सा है, अफगान वाला इलाका है। और उसके बाद आप देखेंगे आपका जो है वो सेंट्रल एशिया, मतलब जो आपका सेंट्रल एशिया वाला पोर्शन है उससे कनेक्ट होके आपका रशिया कनेक्ट हो रहा था। अगर आपको वर्ल्ड मैप पता होगा, यहाँ पे वैसे एक और मैप है अगर इसमें समझ में आए तो देखिए, ये वाला जो है चाइना वाला पोर्शन है, इसके ऊपर जो है धीरे धीरे जो आपका सेंट्रल एशिया है वहां पे रूस कब्जा कर रहा था। ठीक है, रूस कब्जा कर रहा था। तो यहाँ पे दो बड़ी बड़ी पावर, एक तरफ रूस, एक तरफ हमारा ब्रिटेन, तो यहाँ हो गया आपका ब्रिटेन। ठीक है, ये दोनों क्या थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे। अब यहाँ से जब रूस जो है कब्जा करेगा तो उसे लगेगा ब्रिटेन को कि भैया भारत हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, देश है जिसपे हमने कंट्रोल किया है, कब्जा किया है, तो हम रूस को तो जीतने देंगे नहीं। तो वो जो अफगान वाला इलाका था, उन्होंने सोचा उस वाले इलाके पे हम क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो मेंटेन कर लेंगे यहाँ से। लेकिन अफगान पे जब वो युद्ध करते हैं अफगानिस्तान में जाके, अफगान वाले इलाके में, तो इस वाले इलाके में आपको भी पता है कि मैंने आपको शुरुआत के टाइम पे भी बताया था, ब्रिटेन गया, वो वहां पे जीत नहीं पाया। अमेरिका इतने लंबे टाइम तक अभी तक था, वो कुछ नहीं कर पाया। तालिबान का शासन है, तो वहां के जो लोग हैं, वहां के जो आप ऐसा मान के चलिए जो पर्टिकुलरली वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा मतलब किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, है ना। ये नहीं चाहते कोई हमारे ऊपर क्या करे, कंट्रोल करे। और
ऐसे आपको बहुत सारे वहां पे क्या पर्वत टाइप के मिल जाएंगे, पठारी एरिया है जहां पे लोग छुप छुप के क्या करते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं। तो कितनी बड़ी भी सेना क्यों ना आए, वो जीत नहीं पाती है उस इलाके को। कोशिश आपके कौन करते हैं, कोशिश हमारे यहाँ अंग्रेज भी करते हैं। किसके टाइम पे, ऑकलैंड के टाइम पे स्टार्ट होता है ना। अफगानियों के साथ कन्वर्सेशन में क्या हो जाते हैं, हम थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाते हैं। तो ऑकलैंड के टाइम पे स्टार्ट होता है यहाँ पे 39 में, ठीक है। और ये पहला अफगान युद्ध जो है एंड होता है 42 में जाके, ठीक है। 42 में एलनबरो के टाइम जाके ये बंद होता है। एलनबरो के टाइम में एक जो मेन चीज होती है वो रहता है 1843। अब देखिए अफगान वाले इलाके में तो कुछ कर नहीं पाए अंग्रेज, तो वो क्या करेंगे, वो जस्ट बगल वाला जो इलाका है, जैसे ये वाला सिंध वाला इलाका है, अब इनको क्या था कि ये इनकी बाउंड्री यहाँ पे क्या करनी थी, सिक्योर करनी थी। कि ये बाउंड्री अगर हम सिक्योर कर लेंगे, इधर आपका रहेगा रूस, रूस मतलब अफगानिस्तान जैसा इलाका हो गया, और उसके पास आपका रूस जो है हमला करता रहेगा, तो हमें नॉर्थ वेस्ट वाली जो बाउंड्री है उसको सिक्योर करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए। तो फिर अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि क्योंकि यहां से रूस वाले हमला कर सकते हैं, तो हमें ये अपनी जो बॉर्डर है वो सिक्योर करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो सबसे पहले सिंध वाले इलाके में कब्जा किया, ठीक है। और सीधी बात है, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि जाके बात करते थे, कुछ ना कुछ पहले उंगली करते थे, फिर कह देते थे कि नहीं वो बात नहीं मान रहे थे इसलिए हमें युद्ध करना पड़ेगा, है ना। तो अंग्रेजों की ऐसी हमेशा नीति रहती थी। तो 1843 में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंध वाले इलाके में यहाँ पे क्या करते हैं, कब्जा करते हैं। तो ये वाला इलाका जो है सिक्योर हो जाता है सबसे पहले, ठीक है। तो 43 में सिंध को ब्रिटिश में मिला लिया जाता है, एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर। फिर 43 में ही दास प्रथा का अंत होता है। इनके टाइम पे जो स्लेवरी है वो खत्म होती है, एलन, ठीक है। एलन जो है, याद रखिएगा, एलन से आप याद कर सकते हैं, ये एलन मस्क जो है, सबने नाम सुना है, सबने देखा भी, तो एलन मस्क से भी याद कर सकते हैं। एलन मस्क ने सिंध वाला इलाका जीता, दास प्रथा खत्म की कि स्लेवरी नहीं चलेगी, ठीक है। कब खत्म की, याद रखिएगा, जब वो 43 साल का हो गया, तो 43 साल में दास प्रथा खत्म की। उसके अलावा 1843 में ही रविवार की छुट्टी की शुरुआत होती है। आज जो आपको है ना कि संडे मिलता है हमें एक दिन छुट्टी का दिन, शुरुआत कब हुई थी, तो एलन मस्क ने या एलन बरो ने शुरुआत की थी रविवार की छुट्टी की, ठीक है। ये याद रखना है। 1843 हो गया, दास प्रथा खत्म हुई, दास को हम क्या करने लग गए, संडे को छुट्टी देने लग गए। तो हमने बोला कि दास प्रथा खत्म हो गई क्योंकि संडे को छुट्टी देने लग गए। उसके अलावा सिंध वाले इलाके को हमने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, जो इलाके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते थे, ब्रिटिशर सबसे पहले उस पर कब्जा करते थे, है ना, कि ये वाला इलाका तो हम जीत ही ले। पहले जब नेपाल के ऊपर हमला किया था, तो नेपाल वाला इलाका क्या था, ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा जीत लिया था, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे बाउंड्री बना दी थी कि भैया तुम्हारी वो बाउंड्री है, इसके नीचे मत आने, यहाँ पे हमारी बाउंड्री है। लेकिन जो मेन इलाके थे, जैसे यहाँ पे आपका क्या था, शिमला, ठीक है, यहाँ पे आपका शिमला था, और यहाँ पे आपका मनाली वैसे वाला इलाका जो था, मतलब जो आपके हिल स्टेशन वगैरह थे, वो उन्होंने ले लिया अंग्रेजों से, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंग्रेज भी मतलब संधि वगैरह करते थे ना, तो ये याद रखिएगा, जैसे ये आपका शिमला हो गया, मनाली हो गया, तो यहाँ पे रानीखेत हो गया, जहां पे मेन हिल स्टेशन थे वो उन्होंने नेपाल से मतलब ले लिए। जब कौन सी, संगोली की संधि होती है। सेम ऐसे ही भूटान पे जब करते हैं, भूटान के साथ जब युद्ध होता है और जीत जाते हैं, तो संधि पूरा भूटान नहीं कब्जा करते, वो क्या करते हैं, यहाँ जैसे असम वाला जो इलाका हो गया, सिक्किम वाला जो, सिक्किम के जैसे दार्जिलिंग वाला जो इलाका हो गया सिक्किम के नीचे, तो यहाँ पे जो द्वार वाला इलाका था, मतलब जहां पे हम कॉफी लगा सकते थे, चाय कॉफी लगा सकते थे, वो वाले बागान जो है वहां पे कब्जा कर लिया। और आज के टाइम पे जो आप यहाँ पे चाय के बड़े बड़े बागान देख रहे हैं दार्जिलिंग वगैरह में, असम वगैरह में, तो वो अंग्रेजों ने शुरू किया था। और किससे छीना था, कुछ आपके नेपाल से छीना, कुछ आपके भूटान से छीना था, ठीक है। शिमला वगैरह का इलाका नेपाल के पास था, उससे अंग्रेजों ने छीन लिया। तो आज हम देख रहे हैं हिल स्टेशन घूमने जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमेशा क्या करते थे, मेन इलाके ले लेते थे, पूरा नहीं, और ये बता देते थे कि ये तुम्हारी बाउंड्री, ये हमारी बाउंड्री। हार्डिंग के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे पहला आपका क्या होगा, आंग्ल सिख युद्ध होगा। आपको भी पता है रणजीत सिंह के टाइम पे अमृतसर की संधि होती है। अब यहाँ पे आपको भी पता है ये इलाका जो है इन्होंने कब्जा कर लिया। अब बचा था सिर्फ कौन सा, सिख वाला इलाका। अब सिख वाला इलाका भी अगर पंजाब वाला इलाका जीत लेते तो यहाँ पे जो ये वाली बाउंड्री है आपकी नॉर्थ वेस्ट, वो सिक्योर हो जाती, अंग्रेजों का सीधे वहां पे कंट्रोल हो जाता।
तो पहले अमृतसर की संधि जो थी, उसके बाद आपका बहुत लंबे टाइम बाद पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है। वो भी कब होता है, जब अंग्रेज देखते हैं कि जो आपके सिख हैं वो क्या हो रहे हैं, बिखर रहे हैं, आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं उत्तराधिकार के लिए। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, पहला आंग्ल सिख युद्ध होगा 1845 में हार्डिंग के टाइम पे। काफी हार्ड रहता है लड़ाई करना सिखों के साथ, लेकिन सिख भी मतलब फिर भी आपके जो अंग्रेज हैं वो जीत जाते हैं। काफी हार्ड रहेगा सिख के साथ लड़ाई करना, क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था यूरोपीय जो आपकी ब्रिटिश आर्मी थी उसके अलावा अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी थी वो थी सिखों की आर्मी, क्योंकि राजा रणजीत सिंह ने यूरोपीय पद्धति पर ही अपनी आर्मी को तैयार किया था। इसलिए ऐसा था कि सेकंड मतलब बेस्ट मानी जाती थी इंडिया में अंग्रेजों के अलावा। तो बहुत क्या था, हार्डिंग से याद रखेंगे कि बहुत हार्ड था सिखों को हराना। जब वो 45 में क्या होता है, 1845 में युद्ध होता है और 46 में, एक ही साल में फिर हरा देते हैं। 46 में क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पे संधि हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका 1845-46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके टाइम पे होगा, हार्डिंग के टाइम पे होगा। नरबली का अंत करने की कोशिश ये भी करेंगे। अच्छा, नरबली मतलब बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी आपके भारत में कि सीधे सीधे मनुष्यों की क्या की जाती थी, बलि चढ़ाई जाती थी। तो आपको भी पता है विलियम बेंटिक ने भी काम किया, हार्डिंग ने भी इस चीज पे काम किया था। ठीक है, तो हार्डिंग, एंग्लो सिख वॉर याद रखिएगा। एलन बरो, एलन जो था, एलन से याद रखना, एलन मस्क, संडे की छुट्टी की थी, दास प्रथा बंद किया था, उसके अलावा सिंध वाला इलाका जीत लिया था। ठीक है, फिर आते हैं हमारे सबके फेवरेट डलहौजी। डलहौजी जो है, अच्छा डलहौजी के टाइम पे एक ही चीज आपको याद रहती है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत। मतलब जो झांसी वगैरह जिसके भी उत्तराधिकारी नहीं होते थे डायरेक्ट, तो आप गोद लिए हुए बच्चे को नहीं मानते थे, है ना। तो इस चीज से हमें याद रहता है। लेकिन याद रखिएगा डलहौजी के टाइम पे बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी, जैसे उन्होंने पीडब्ल्यूडी अपार्टमेंट चालू किया, उन्होंने रेलवे चालू करवाया, उन्होंने डाक टिकट और डाक पूरी व्यवस्था चालू करवाई, उन्होंने टेलीग्राफ चालू करवाया। तो आपको सिर्फ ये नहीं याद रखना है कि व्यपगत का सिद्धांत ये नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। तो डलहौजी का जब नाम आएगा याद रखिएगा 1848 से 56, काफी यंग उम्र के ये थे आपके भारत के गवर्नर जनरल, काफी यंग थे और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, डलहौजी का सिर्फ एक ही एम था कि हमें क्या करना है, जो आपका ब्रिटिश साम्राज्य है उसका विस्तार करना है। ठीक है, और जितनी भी नीति आप देखेंगे डलहौजी की सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रही थी कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाएं। इसके लिए बहुत सारी पद्धति अपनाई, जहां पे डायरेक्ट युद्ध करना पड़ा उन्होंने युद्ध किया। जैसे आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है, तो सीधे सीधे युद्ध करेंगे, पंजाब को हराएंगे, सिखों को हराएंगे, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया अभी पंजाब वाला इलाका काफी इंपॉर्टेंट था, ये हमें सिक्योर करना था इधर साइड की बाउंड्री। तो पंजाब को सिखों को हराया, पूरा का पूरा पंजाब जो है कंट्रोल में कर लिया। तो ये आपका कौन सा हो गया, पंजाब को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। कब मिलाया, सेकंड आपका आंग्ल सिख वॉर जो होता है 49 के अप्रॉक्स। ठीक है, 1849। ठीक है, 49 में होगा, याद रखिएगा। 48 में आएंगे डलहौजी, अगले ही साल सबसे पहले तो पंजाब को जीत लेंगे। ठीक है, तो युद्ध की पद्धति हो गई। दूसरा जो था यहाँ पे द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध होता है। आंग्ल वर्मा मतलब ये म्यांमार वाला इलाका। पहले वाले में क्या किया था, कुछ यहाँ पे ट्रिटी करके छोड़ दी थी ना, यानडबू, अगर आपको याद होगा यानबू की संधि जो हुई थी। ठीक है, संगोली वाली जो संधि थी, संघ बनाया था नेपालियों के साथ, और यानडबू की जो संधि थी ये थी बर्मा वालों के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे संधि हो रखी थी, लेकिन अब क्या था, डायरेक्ट कंट्रोल था। डलहौजी को क्या चाहिए था, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लैंड कवर करना था, है ना, अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना था। तो फिर इसने 1852 में फिर क्या कर दिया, युद्ध कर दिया। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध होता है, जहां पे लोअर बर्मा और पीगू जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये बर्मा वाला इलाका है, ये एक टाइम पे पूरा का पूरा हमारे भारत में शामिल था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब आपके ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे। लोअर बर्मा मिलाएगा, पीगू मिलाएगा, फिर बर्मा वाला बहुत सारा इलाका जो है वो अंग्रेजों के अंडर में आ जाएगा। ईयर याद रखिएगा 1852। ठीक है, 52 साल में आपका लोअर बर्मा या बर्मा किसके अंडर में आ गया था, अंग्रेजों के अंडर में आ गया था। या फिर आप डलहौजी का टाइम याद रखिएगा 1848 से 1856, आते ही एक साल बाद सिखों को मिला लिया, 52 साल का होते ही वर्मा को जीत लिया। द्वितीय वर्मा युद्ध होगा किसमें, आपके 1852 में। अच्छा, जब मिलाते थे तब आपको देखना कि कोई संधि नहीं होती थी, है ना। संधि तब करेंगे जब
किसी एक एग्रीमेंट में पहुंचेंगे कि तुम ये करना है ना। अब यहाँ पूरा का पूरा जब अपना इलाका ही अपने में मिला लिया तो संधि की जरूरत ही नहीं है किसी की, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हो या द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो, हमें संधि नहीं पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। तो ये आपको लोअर वर्मा और पीगू जो है वो कौन मिलाता है, आपके डलहौजी मिलाते हैं। तो ये भी युद्ध करके ही मिलाया था, ठीक है। उसके अलावा एक यहाँ पे सिक्किम वाला जो इलाका था, ठीक है, सिक्किम वाला इलाका हमने नेपाल वालों से छुड़वाया था। पहली बात तो सिक्किम वाले इलाके में जो मेन था आपका चाय वगैरह वाले इलाके थे जहां पे चाय वगैरह लगाई जा सकती थी। उस पर क्या किया, वहां पे 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर वहां पे अधिकार कर लिया। अब मतलब ऐसा था साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े, मुझे कब्जा करना है। तो डलहौजी कहीं पे युद्ध कर रहा है, कहीं पे युद्ध नहीं कर रहा, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो उसने बहाना ये मारा कि 2 जो हमारे डॉक्टर थे उनके ऊपर दुर्व्यवहार हुआ, उनके ऊपर मतलब सिक्किम वॉज कैप्चर्ड बाय अक्यूजिंग 2 इंग्लिश डॉक्टर वॉज मिसबिहेवियर, डॉक्टर्स ऑफ मिसबिहेवियर, मतलब उसके साथ कुछ मिसबिहेव हुआ था, तो हम सिक्किम वाला इलाका अपने में मिला लेंगे, बहाने मार मार के, ठीक है। तो यहाँ पे कब करते हैं, 1850 में, याद रखिएगा। 50 वाले इलाके, 50 में सिक्किम वाला इलाका, 52 में बर्मा वाला इलाका, 49 में मतलब सीधे सीधे 1849 में सिख वाला इलाका सबसे पहले तो मिला लिया, ठीक है। अगले ही साल 1850 में क्या किया इन्होंने, यहाँ पे सिक्किम वाला इलाका जो है वो जीत लिया, ठीक है, या मिला लिया, जीत क्या लिया, वो मतलब आरोप लगा के मिला लिया। फिर उसके बाद आता है 1852 वाले इलाके में बर्मा वाला इलाका इन्होंने जीत लिया लड़ाई करके, ठीक है। उसके बाद इनाम कमीशन आता है, जो भूमि रहित जागीरें थी उनका पता लगाना था, ये थोड़ा बहुत याद रखिएगा। इनाम देने का काम कौन कर रहा था, आपका डलहौजी कर रहा था, ठीक है। 1852 में इनाम ये था कि जिसके पास जागीरें नहीं है उसका हम छीन लेंगे। फिर आता है आपका व्यपगत का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये ऐसे माना जाता है कि डलहौजी के टाइम पे ही सबसे पहली बार ये आया था, लेकिन ये नहीं है। डलहौजी के पहले भी व्यपगत का सिद्धांत आ गया था, मतलब पहले ही जो आपका अंग्रेज थे वो ये मानते थे कि अगर आप अडॉप्ट करते हो सन, तो हम जरूरी नहीं है कि उसको आपके मतलब शासन का मेन हेड मान ले, है ना। तो यहाँ सबसे मेन जो बात थी वो किसकी थी, अडॉप्ट करने की। अगर आपका खुद का बेटा नहीं है, अगर आप अडॉप्ट करते हो तो उसको जरूरी नहीं है हम हर बार क्या करें, आपके शासन का राजा ही मान ले। तो ये क्या था, डलहौजी के पहले अडॉप्ट जो बेटा होता था किसी किसी कंडीशन में, मतलब कंडीशन होती थी, कभी कभी मान लेते थे कि हाँ ठीक है तुम्हारा जो अडॉप्टेड बेटा है वो शासन करेगा, कभी कभी नहीं मानते थे, ऐसा चल रहा था। लेकिन डलहौजी ने क्या किया, डलहौजी ने फिक्स कर दिया कि नहीं अब ऐसा नहीं चलेगा कि किसी में मानेंगे किसी में नहीं मानेंगे। डलहौजी ने क्या किया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया कि हम कहां मान सकते हैं कहां नहीं मान सकते। एक आपका कौन सा था, डिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। एक मतलब ऐसा था डायरेक्ट कंट्रोल वाला, यहां पे एक में जहां पे डायरेक्ट कंट्रोल था जो कि ब्रिटिशर्स की हेल्प से ही बना हुआ था। एक आपका कौन सा था, डिपेंडेंट वाला, कि यहाँ पे डिपेंडेंट था, और एक था आपका इंडिपेंडेंट वाला, मतलब कोई मतलब ही नहीं है हमारा ब्रिटिश साम्राज्य से। तो डायरेक्ट कंट्रोल जहां था वहां पे आपका जो अडॉप्टेड बेटा है, अडॉप्टेड, वो नहीं माना जाएगा, कैसे भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। अडॉप्टेड बेटा नहीं माना जाएगा। दूसरा जो डिपेंडेंट वाला था, जो कि अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड थे, उनके ऊपर था कि मतलब यहाँ पे आपको ब्रिटिशर्स से पूछना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। परमिशन हम मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते। तो जो डायरेक्ट कंट्रोल है वहां तो आपको अडॉप्टेड बेटा आपका नहीं चलेगा। दूसरा डिपेंडेंट वाला आप हमसे पूछिए, हमारी मर्जी पे रहेगा कि हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तीसरा जो आपका इंडिपेंडेंट स्टेट से, जहां पे ना ही कंट्रोल था, ना ही कुछ मतलब ना ही डायरेक्ट कंट्रोल था, ना ही डिपेंडेंट थे अंग्रेजों के ऊपर, बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो थे, वहां पे डलहौजी ने बोला कि वहां पे आपका अडॉप्टेड बेटा चल जाएगा, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पे भी मान लिया जाएगा, ठीक है। और ये नीति भी किस लिए थी कि ज्यादा से ज्यादा एरिया अंग्रेजों के राज्य में शामिल किया जा सके। तो सबसे पहले जो है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है, सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है, वनडे एग्जाम्स में भी। पहला जो है वो कौन सा मतलब आपका एरिया था जो कि व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो पहला कौन सा था, सतारा, याद रखिएगा।
तारा को सबसे पहले फोकस में लिया गया था। तारा, हमारी तारा को सबसे पहले व्यक्तिगत सिद्धांत में शामिल किया गया। तारा के बाद कौन आया? जैतपुर आया। ठीक है, और नाम सारे याद होने चाहिए आपको। सतारा, जैतपुर, जैतपुर के पास संभलपुर, संभल ही नहीं पाया बेचारा, तारा को बनाया, फिर जैतपुर पे गया, जैतपुर के बाद बेचारा संभल ही नहीं पाया, संभलपुर, उसके बाद बघाट, बहुत ज्यादा घाट घाट घूमकर भागने की कोशिश की, बघाट के बाद आ गया उदयपुर, उसके बाद हो गया आपका झांसी और नागपुर। झांसी नागपुर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि झांसी की हमारी लक्ष्मीबाई जी, और नागपुर भी आपको याद रखना है, नागपुर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदयपुर या उदयपुर, तो ये हो गया आपका सतारा, जैतपुर, संभलपुर, ठीक है, बघाट, उदयपुर, झांसी और आपका नागपुर। झांसी नागपुर इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के दो इंपॉर्टेंट, सतारा जैतपुर। कब शामिल हुए 1848 में, ये भी जरूरी है। जैसे ही आपका डलहौजी आता है, डलहौजी कब आएगा? 1848 में, और जैसे ही आता है वो सतारा को शामिल कर लेता है अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अंग्रेजी साम्राज्य में। ठीक है, 49 में युद्ध करने जाएगा सिख से, 50 में युद्ध करने जाएगा सिक्किम में, 52 में युद्ध करेगा कहां पे? आपके बर्मा वाले इलाके में। तो ईयर जरूर याद रखने हैं। ठीक है, 48 में आएगा, 49 में, ये आपके 1849 में जैतपुर और संभलपुर दोनों शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं युद्ध से शामिल कर रहे थे, कहीं व्यक्तिगत सिद्धांत से शामिल कर रहे थे। उसके अलावा अब एक और 56 के टाइम पे, 56 कैसे याद रखेंगे? 1857 में क्योंकि क्रांति हुई, उसके जस्ट एक साल पहले क्रांति का, क्योंकि ये भी एक कारण था, एक साल पहले मतलब आपके 1856 में क्रांति के जस्ट एक साल पहले अवध पर कुशासन का आरोप लगाया। मतलब यहाँ का जो नवाब था, नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। अब अंग्रेजों ने, स्पेशली डलहौजी ने बोला कि वाजिद अली शाह जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं संभाल पा रहा है, जिसकी वजह से आपके अवध वाले इलाके में बहुत ज्यादा क्या हो गया है? खराबी हो गई है आपके किसमें? प्रशासन में, है ना। तो यहाँ पे अक्यूजिंग इट ऑफ मिस रूल, यहाँ पे अच्छे से वो रूल नहीं कर पा रहा है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो गया है, तो हमें अवध वाला इलाका क्या करना पड़ेगा? अपने शासन में मिलाना पड़ेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट अब कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। लेकिन आपको भी पता है ये सब झूठी बातें थी। अवध जो है पहले ही क्या कर चुका था? सहायक संधि कर चुका था, सहायक संधि कर चुका था, और उसके पहले आपको पता है कि इलाहाबाद की संधि वगैरह भी हुई थी। तो यहाँ पे आपका जो वाजिद अली शाह है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा था? मतलब सिर्फ देखने के लिए था नवाब, पूरा का पूरा कंट्रोल वैसे भी कौन कर रहा था? कंट्रोल सारा का सारा आपके कंपनी ही कर रही थी, है ना, वैसे भी कंपनी कर रही थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपके डलहौजी का क्या एम था? उसका मेन एम ये था, मेन उद्देश्य ये था कि राज्य को हम सीधे सीधे अपने शासन में शामिल कर ले। इस चक्कर में अवध पे क्या लगाते हैं? कुशासन का आरोप लगाते हैं और उसको अपने में शामिल कर लेते हैं। अब बात ये आती है कि अवध को ही क्यों, है ना। अगर हम यहाँ पे इमेज देखें, ये वाली इमेज ज्यादा अच्छी है, ये वाली देखिएगा, अवध वाला जो इलाका है, तो हमने तो ठीक है, एक तो आपका रूल व्यक्तिगत का सिद्धांत, जहां पे भी अडॉप्टेड सन है हम उसको नहीं मानेंगे, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था हमने, ये देख लिया। अब बात आती है कि अवध वाले इलाके को, सिक्किम वाले इलाके को मैंने बताया क्यों, चाय वाला इलाका अच्छा था, है ना। बर्मा वाले में भी उसके लिए काफी अच्छा था, आपके क्या बोलते हैं, यहाँ पे व्यापार के लिए, है ना, सीधे की सीधी उसको बहुत सारी पोर्ट वगैरह मिल गए थे, इसलिए किया। अब आपका अवध जो है इस वाले इलाके में आता है ना। अब ये आता है कि अवध वाले इलाके को क्यों किया, सिंध वाले इलाकों को क्यों जीता, ये भी मैंने आपको बता दिया। पंजाब वाले इलाकों को क्यों मिलाया, क्योंकि हमें ये वाली अपनी जो बाउंड्री थी उसको सिक्योर करना था, है ना। अवध का जो एक मेन एरिया था, इसको क्यों कंट्रोल किया या इसको क्यों अपने साम्राज्य में मिलाया डलहौजी ने, उसका मेन कारण था कपास। ठीक है, कपास, कॉटन। अब आपको भी पता है कि अंग्रेजों के यहां, ब्रिटिशर्स के यहां, ब्रिटेन में क्या आने लग जाएगा इस टाइम पे? इस टाइम पे चालू हो जाएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या होगा? बड़ी बड़ी मशीनें बनने लग जाएंगी और रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, है ना। वहां ज्यादा से ज्यादा आपको भी पता है टेक्सटाइल जो है, कपड़ा जो आपका फैक्ट्रीज हैं वो स्टैब्लिश हो जाएंगी। तो यहां से क्या चाहिए होगा? बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल, कॉटन। और कॉटन के लिए बहुत अच्छा इलाका था आपका कौन सा? अवध। तो डलहौजी ने अवध को ही क्यों सब मेन टारगेट बनाया था? क्योंकि हमें कपास की, कॉटन की जरूरत थी, रॉ मटेरियल की।
ठीक है। तो इसलिए आपका अवध मिलाया जाता है किसमें, कुशासन का आरोप लगता है कि वहां पे अच्छे से वाजिद अली काम नहीं कर रहा, उसको मिला लेते हैं, ठीक है। सतारा, जैतपुर, संबलपुर ये याद रखिएगा, झांसी, नागपुर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब बनाया गया, 48 और 49 ये याद रखना है। सिख वाला युद्ध याद रखना है, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। उसके अलावा आपका जो सेकेंड एंग्लो वर्मा वॉर है ये भी याद रखना है। फिर उसके बाद आता है आपका तोपखाना। अच्छा, तोपखाना जो है उसका मुख्यालय कलकत्ता से हटाकर मेरठ स्थानांतरित कर दिया। अब ये क्यों किया था, अब आप देखेंगे कि बहुत बड़ा वाला जो इलाका है यहां बंगाल से, यहां कलकत्ता जो है आपकी कैपिटल है, और यहां पंजाब तक जो है, पंजाब तक हमें क्या करना है, रूल करना है। अब जो आपका तोपखाना है कहां पे था, कलकत्ता में था। अब कभी भी मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यहां से यहां तक मिलिट्री को मूव करना और तोपखाना वगैरह ले जाना प्रॉब्लम हो सकती थी। डलहौजी ने लगाया दिमाग और उसने बोला कि चलो यहां से उठा के हम मेरठ वाले इलाके में, मतलब यहां कहीं मेरठ वाले इलाके में क्या कर देते हैं, तोपखाना बना देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया था इन्होंने, तोपखाना जो है मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ कैनन शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू मेरठ। फिर क्या आता है, फिर यहाँ पे आएगा सेना का मुख्यालय और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी वो शिमला बना दी। तो हमारी राजधानी भी कलकत्ता से ग्रीष्मकालीन शिमला शिफ्ट कर दी, है ना, मतलब आराम से हिल स्टेशन में जाएंगे और काम करेंगे, तो यहाँ पे राजधानी शिफ्ट कर दी शिमला। उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है डलहौजी के टाइम पे वो है 1854 का वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच में शिक्षा संबंधी सुधार लागू करते हैं और इसे मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, ठीक है, मैग्ना कार्टा। यहां पे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या था, सबसे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, ठीक है, अंग्रेजों के, बहुत मतलब पुरानी हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, विश्व इतिहास, उसमें आता। बस इतना समझिए कि मैग्ना कार्टा मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। तो ये भी आपकी शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम कि ये मैग्ना कार्टा था एजुकेशन का, जिसका नाम था वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब आता है, 1854 में। ये क्या था, आपका एक कमेटी बनाई जाती है शिक्षा से संबंधित, जिसमें आपका ये डिसाइड होता है, ये मतलब कमेटी रिपोर्ट देती है कि जितने भी जिले हैं वहां पे एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल बनाई जाएगी, इंग्लिश भी शिक्षा, इंग्लिश की शिक्षा भी दी जाएगी आपके लोकल लैंग्वेजेस के साथ साथ, ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा जो आपके प्रमुख नगर हैं, जो सिटीज हैं, वहां पे सरकारी कॉलेज बनाए जाएंगे, और जो प्रेसिडेंसीज हैं, जैसे आपका बंबई हो गया, मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, वहां पे यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, इंग्लिश एजुकेशन दी जाएगी बढ़िया से। तो इसीलिए वुड डिस्पैच याद करना है, डलहौजी के टाइम पे आएगा। कब आएगा, 1854 में, 54 में आएगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे 53 में रेलवे चालू होता है, 54 में हमारा क्या चालू होगा, शिक्षा, वुड डिस्पैच, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा का प्रमोशन होता है हमारे भारत में, और यहीं से माना जाता है कि हमारे मैकाले ने क्या किया था, वेस्टर्न शिक्षा मतलब एजुकेशन को प्रमोट किया। तो वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न एजुकेशन का हम फादर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा का अगर मैग्ना कार्टा देखें तो वुड डिस्पैच को बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया गया, यूनिवर्सिटी बनाई गई तीनों प्रेसिडेंसीज में, ठीक है। उसके अलावा सरकारी कॉलेज, उसके अलावा जिले में आपके क्या बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे एंग्लो वर्नाकुलम, जिसमें अंग्रेजी और आपके लोकल लैंग्वेजेस में शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे प्रेसिडेंसी जो है बाद में बनती है, 57 में बनती है, मतलब आपका डलहौजी के बाद जो आपका गवर्नर जनरल आएगा इंडिया का, उसका नाम रहेगा लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग के टाइम पे प्रेसिडेंसी में क्या बनेगा, आपके यूनिवर्सिटीज बनेंगी, लेकिन हाँ बनती किसके कारण है, आपके वुड डिस्पैच के कारण है। वुड डिस्पैच में ये रिपोर्ट में बोला जाता है कि आपको ये काम करना है। डलहौजी जितना हो सकता है वुड डिस्पैच वाली बातें मानता है, क्यों, क्योंकि उसको भी पता है कि इससे आपकी अंग्रेजी शिक्षा प्रमोट होगी और हमें ही लाभ होगा, इसलिए। तो अब खाना आपको ये याद रखना है, आप चाहें तो ये 56 ना भी याद रखें, लेकिन ये है कि 1857 की क्रांति के जस्ट पहले तो अब खाना जो है उस कैनन जो आपका शिफ्टेड कहाँ किया गया था, मेरठ में किया गया था, और मेरठ से आपको भी पता है क्रांति भी स्टार्ट होती है। तो याद रखिएगा मुख्यालय जो है कलकत्ता से मेरठ शिफ्ट किया गया। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाई गई, शिमला में।
वो डिस्पैच आया आपके डलहौजी के ही टाइम पे। तो आप देख रहे हैं शिक्षा के लिए भी काफी काम किया। उसके बाद क्या आता है, डलहौजी जो है भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेलवे। पहली बार कब आई थी, तो चाहे आप 16 अप्रैल याद रखें ना रखें, 53 याद जरूर रखिएगा ना, 1853 में पहली बार रेलवे चलाई गई मुंबई से थाने के बीच, जो कि है आपका 34 किलोमीटर। तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे मेरे ख्याल से स्टूडेंट होंगे जो ये भी याद रखेंगे कितने डब्बे थे, क्या क्या इंजन का नाम था, क्योंकि बहुत डिटेलिंग आपको गूगल पे मिल जाती है। लेकिन हम लूसेंट पे फोकस कर रहे हैं तो इतना ही पढ़ेंगे। 34 किलोमीटर मुंबई से थाने 53 में चला था। दूसरा वाला जो था वो कलकत्ता, ये तो फर्स्ट वाली थी ना, सेकंड जो थी वो कलकत्ता से चली थी आपके उधर कोलफील्ड जो है उधर साइड। तो मतलब दूसरी वाली जो चली थी वो कलकत्ता साइड चली थी, पहली वाली मुंबई से थाने के बीच चली थी। उसके अलावा अगले ही साल 54 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है, डाक टिकट जारी की जाती है। और अब क्या था, कम्युनिकेशन आसान करने के लिए डाक व्यवस्था अच्छी की गई। इसके साथ साथ ये भी हो कि आपको डाक टिकट लगा के अपनी चिट्ठी भेजनी पड़ेगी, तो इससे भी अंग्रेजों को काफी पैसा मतलब मिलने लग गया था, ठीक है। तो ये भी आप देखेंगे कि पोस्टल स्टैंप जो थे डाक टिकट के कारण भी काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा होने लग गया अंग्रेजों को, ठीक है। और इससे आपका सीधी बात है कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम आराम से फिर पोस्ट में अपनी जो यहाँ पे क्या थी, जितने भी आपकी चिट्ठी वगैरह थी उसको आराम से भेज सकते थे। उसके बाद पहली बार पृथक रूप से क्या बनाया गया, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट। आज के टाइम पे भी जो आपका रोड हो गया, रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिजेस हो गया, ये सारी चीजें कौन देखता है, आपका PWD डिपार्टमेंट ही देखता है ना, सार्वजनिक निर्माण विभाग ही देखता है। चालू किसने किया था, अलग से डिपार्टमेंट किसने बनाया था, हमारे डलहौजी ने। और डलहौजी ने ये क्यों किया होगा, क्योंकि इसके पहले जो आपका सड़क हो गया, ब्रिजेस हो गया, इनका काम कौन कर रहा था, सड़क हो गया, है ना, ब्रिज हो गया, इनका काम कौन करता था, मिलिट्री करती थी। अब आपको भी पता है यार, मिलिट्री के सोल्जर्स करेंगे तो उनके लिए तो काम बढ़ेगा ही। तो उसने बोला कि नहीं, हम इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाएंगे और वो ये सारा काम देखेगी, ठीक है। तो इसने अलग से PWD डिपार्टमेंट बनाया। उसके अलावा 54 में ही लोक सेवा विभाग की स्थापना की स्वतंत्र विभाग के रूप में, ठीक है। पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट भी अलग से बनाया, किसने, हमारे डलहौजी ने। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया उसने, कैनन शिफ्ट की, है ना, तोपखाना जो है मेरठ शिफ्ट की कलकत्ता से। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस के लिए पोस्ट ऑफिस एक्ट आया। उसके अलावा आपने देखा यहाँ पे PWD डिपार्टमेंट बनाया। उसके अलावा पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट बनाया। उसके अलावा आपका रेलवे जो है सबसे मेन, मुंबई से थाने चालू की रेलवे। और रेलवे चालू करवाने का क्या मतलब था कि हम ज्यादा से ज्यादा इलाके से रॉ मटेरियल निकाल सके, क्योंकि है ना, अब किसी और तरीके से लाएंगे तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। रेलवे बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, बहुत कोल फील्ड तक जाकर वहां से कोयला लाना, कपास लाना, कुछ भी लाना है, रॉ मटेरियल जो है आराम से लाया जा सकता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रेल लाइंस बिछाई जाती हैं। शुरुआत कौन करेगा, डलहौजी। फिर 1853 में पहली बार बिजली से संचालित क्या स्टार्ट होता है, तार सेवा, मतलब यहाँ पे टेलीग्राफ। तो आपके 53 में ही जब हम रेल भी चलाएंगे, उसी साल 1853 में ही हम टेलीग्राफ भी चालू करेंगे। इसके लिए क्या होता है, पूरे के पूरे भारत में सबको कनेक्ट करने के लिए, आपका मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, उधर आपका दिल्ली हो गया, सबको कनेक्ट करने के लिए हमने ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस जो है बिछाई थी, जिससे आपके टेलीग्राफ व्यवस्था को संचालित किया जा सके। इसके माध्यम से क्या होता है, जब 1857 की क्रांति में आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी जो आपके वो होते थे, यूरोपियंस थे ना, वो पहुंचा पा रहे थे अपना संदेश कि यहाँ पे झांसी की रानी यहाँ पे हमला करके जीत चुकी हैं और यहाँ पे हमला हो गया है। तो कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है। शुरुआत कौन करता है, दिमाग कौन लगाता है, तो ये आपका डलहौजी लगाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। ईयर आपको सबके याद रखना है, 1853 रेलवे, 1854 पोस्ट ऑफिस एक्ट, फिर उसके बाद 1854 लोक सेवा विभाग, 1853 में आपका टेलीग्राफ आएगा, ठीक है। डाक अलग है, आपका टेलीग्राफ अलग है, ये याद रखिएगा, डाक विभाग अलग है। इसके अलावा 1853 में आपका आएगा चार्टर एक्ट, जिसमें क्या होगा, प्रतियोगी परीक्षा अब चालू कर दी जाएगी। जैसे आज के टाइम पे आप देखते हैं यूपीएससी अपनी एग्जामिनेशन लेता है आपके सिविल सर्विसेज में अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। तो उसकी उम्र सीमा कितनी है, 18 से 23 वर्ष रखी गई है। मतलब आज के टाइम पे अब ज्यादा है, उस टाइम पे जब शुरू किया गया था तो 18 से 23 साल रखी गई थी, ठीक है।
अब ये देखते हैं आपको कि 18 से जो 23 साल रखी गई थी और ये प्रतियोगी परीक्षा जब नहीं थी तब क्या था, तो पहले सीधे कंपनी अपॉइंट किया करती थी। उससे क्या होता था, जैसे मान लीजिए रिकमेंडेशन चलता था, है ना, और ऐसा होता था कि नेपोटिज्म चलता था कि आपने किसी को सजेस्ट किया उसको रख दिया, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो रहा था। तो डलहौजी के टाइम पे ही 53 में चार्टर एक्ट आएगा और उससे ये हो जाएगा कि नहीं, अब आपको प्रॉपर यहाँ पे पेपर निकालना पड़ेगा, है ना। 18 से 23 साल की उम्र रहेगी, इतने में आप पेपर निकालिए और यहाँ पे आप क्या बनिए, कलेक्टर बनिए और हायर पोस्ट में जाइए, ठीक है। तो प्रतियोगी परीक्षा जो है वो चालू होने लग गई अधिकारियों के लिए। कंपनी के संचालक मंडल से इस नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। मतलब यहाँ पे जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, आपको पता था मैंने कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो भेजा करता था, तो उसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो रहा था। तो अब ये हुआ कि नहीं, अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे परीक्षा होगी। यूपीएससी जैसे आज के टाइम पे परीक्षा लेता है, अगर आप पास करते हैं तो ही आप अधिकारी बन पाएंगे, ठीक है। तो ये कब करवाया गया, डलहौजी के टाइम पे करवाया गया था, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी नाम याद रखिएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 मतलब 53 में स्टार्ट होता है और अगले 10 साल में ही 18 से 23 मतलब कितनी कम उम्र थी, उसके बाद भी हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर जी ने आईसीएस की इतनी खतरनाक परीक्षा जो है वो पास कर ली थी और पहले भारतीय बने। लंदन में उस टाइम पे परीक्षा हुआ करती थी, पहले भारतीय बने जिन्होंने ये परीक्षा पास की। अब देखिए, परीक्षा पास करने के बाद कोई भी किसी भी पोजीशन पे पहुंच सकता था। पहले सिर्फ यूरोपीय होते थे जो हायर पोजीशन पे जाते थे, भारतीय कभी भी नहीं जाते थे। अब परीक्षा थी तो आप परीक्षा पास करो, पहुंच जाओ। तो यहाँ पे ये क्या थे, पहले भारतीय थे, फर्स्ट यहाँ पे भारतीय थे जो कि आईसीएस का पेपर निकालते हैं और सिविल सेवा परीक्षा की सफलता इनको मिलती है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 1922 में इलाहाबाद और लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ चालू कर दी गई। पहले ये था, एक तो इतनी कम उम्र, ऊपर से आपको लंदन में जाके पेपर देना है, वहां के सब्जेक्ट भी इतने खतरनाक होते थे, है ना, लैटिन वगैरह सब ऐड कर दिया जाता था, तो आपको पेपर वहां जाके निकालना होता था। 1922 में फिर क्या कर दिया गया कि आप लंदन में भी और यहाँ इलाहाबाद में भी बैठ के पेपर दे सकते हैं, मतलब सेंटर बढ़ा दिया, पैसा इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी साथ साथ में सिविल सेवा का आयोजन किया जाता था। उसके अलावा एक चीज जो आपको और याद रखनी है कि डलहौजी ने एक चीज क्या देखी, डलहौजी ने देखी कि जो हमारे आर्मी है, आर्मी में यूरोपियंस की संख्या, जो आपकी आर्मी सोल्जर्स हैं, आर्मी सोल्जर्स जो हैं, सैनिक जो हैं, उसमें जो आपके भारतीयों की संख्या है, भारतीयों की संख्या वो क्या है, ज्यादा बढ़ गई है कंपैरेटिवली किसके, यूरोपियों के। जो यूरोपीय सैनिक हैं उनकी संख्या कम हो गई है और जो भारतीय हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। तो इसको, ये चीज किसने नोटिस की, डलहौजी ने। और इसकी वजह से इसने क्या डिसीजन लिया कि डलहौजी ने एक सिख आर्मी, मतलब यहाँ पे सिख बटालियन बनाई, सिख की एक बटालियन बनाई और एक यहाँ पे गोरखा बटालियन बनाई, गोरखा के लिए बटालियन बनाई, ठीक है। और यही सिख और गोरखा जो होते हैं 1857 की क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और सारे लोग जो थे वो तो मतलब कहीं कहीं मना भी कर रहे थे, बहुत सारे सैनिकों ने विद्रोह किया था, लेकिन ये जो गोरखा और सिख थे ये सबसे मेन थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांति को दबाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये दिमाग किसने लगाया था, ये सोच किसकी थी, ये थी आपके डलहौजी की कि भैया भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ रही है तो ये दिक्कत कर सकता है आने वाले टाइम पे। तो इसने फिर रेजिमेंट बनाया, सिख रेजिमेंट बनाया, गोरखा बटालियन बनाया, ठीक है। तो ये इसने दिमाग लगाया। तो आप देखेंगे डलहौजी के टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई थी, सब आपको याद रखना है। व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, ये सब तो याद रखने ही है। उसके अलावा टेलीग्राफ हो गया, तार सेवा, आपका रेलवे हो गया, आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो गया, पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट हो गया, है ना, डाक सेवा हो गया, वुड डिस्पैच हो गया। उसके अलावा सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ, बर्मा वाला युद्ध हुआ, सिक्किम वाला इलाका जीता, उसके अलावा अवध वाला इलाका मिलाया। जितनी भी चीजें आपको डलहौजी से रिलेटेड याद रखनी है वो बार बार रिवाइज करिएगा। एक पूरा पेज में ऐसे एक साथ लिख सकते हैं जिससे आपको याद रहे कि हाँ ये चीजें हुई। इसी के टाइम पे क्या होता है, प्रतियोगी परीक्षा चालू होती है आपके अधिकारियों के लिए, सिविल सर्विस की परीक्षा चालू होती है, ठीक है। इससे पहले रिकमेंडेशन पे लोग आ रहे थे। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि आपको अगर बहुत जल्दी लूसेंट पूरा कंप्लीट करना है, आपके अभी पेपर बहुत जल्दी लगे हुए हैं, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी लूसेंट कवर कराई जाएगी।
A to Z जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारी चीजें। हाँ, और अगर आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे इकोनॉमी आपको सिर्फ पढ़नी है या आपको सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है, आप ऐसे भी परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाना है, वहां पे आपको बैचेस मिल जाएंगे। आपको कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी जाननी है चीज, तो आप 6261759209 इस नंबर पे कॉल करके अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। जितनी भी हम चीजें कवर कर रहे हैं, पीडीएफ उसका आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। तो याद रखिएगा, टेलीग्राम आपको ब्राह्मी एकेडमी ज्वाइन करना है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पिन वाले सेक्शन में आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और उसके अलावा आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी करके पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।